नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि इस चैनल के द्वारा आपको चतुर्थ श्रेणी की क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। साथियों, अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, अपन साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उस टॉपिक का नाम है जनन तंत्र। इसकी एक क्लासेज अपन इसके एक जो इससे पहले इसके ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं एक क्लास में। इससे पहले वाली क्लास में अपन जनन तंत्र के एक तरह से सामान्य जानकारी अपन इसकी देख चुके थे। साथियों, आज अपन इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। साथियों, तो मैंने इसमें आपको ये तो बता दिया था कि साथियों जो जनन तंत्र है, साथियों मानव में दो प्रकार की जनन क्रियाएं पाई जाती है। जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, तो लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन जितने भी जो कशेरुकी जंतु होते हैं, यानी जिनमें साथियों नर और मादा जनन अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, उनमें साथियों क्या होती है कि नर और मादा युग्म को मिलकर साथियों निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण करते हैं। और वो युग्मनज क्या होता है साथियों, विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बाद में भ्रूण में प्रत्यारोपित हो जाता है और साथ में वो एक विकसित शिशु के रूप में वो साथियों जीव है वो जन्म लेता है। साथियों, तो ये बात अपन पढ़ चुके थे कि किन किन जीवों में अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन की विधियां मैंने आपको बताई ही, पहले बता दी थी कि अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अलैंगिक जनन में। तो साथियों, अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं साथियों, जैसे कि एक पहली बात करें अपन द्विवी विखंडन। क्या? द्विवी विखंडन। द्विवी विखंडन की क्रिया के द्वारा क्या होता है साथियों, अलैंगिक जनन होता है। और किन में होता है साथियों? होता है अमीबा में। अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव है। इनमें द्विवी विखंडन के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनमें क्या होता है कि साथियों इनका शरीर क्या होता है, इनके शरीर में इनका केंद्रक और जीव द्रव्य विभाजित होकर एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। क्या होता है, अमीबा अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेता है और प्रत्येक जीव यानी प्रत्येक जो उसका भाग होता है वो उसमें केंद्रक और जीव द्रव्य पाया जाता है और वो एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इसी प्रकार पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम में दो भागों में बढ़ जाता है और दो नए जीव बना लेता है। फिर उनके बाद में उनमें फिर दोबारा वापस वो आगे के आगे क्या होते हैं, आगे के आगे भागों में बढ़ते रहते हैं और साथ ही नए जीव का विकास करते रहते हैं। यूग्लिना में वैसे होता है, द्विवी विखंडन यानी दो भागों में बढ़ जाते हैं साथियों। इसके अलावा अलैंगिक जनन की विधि की बात करें साथियों, तो अपन बात करते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन ये क्या है साथियों, अलैंगिक जनन की विधि है। कौन सी? बहुविखंडन। किसमें पाया जाता है बहुविखंडन साथियों? जो मलेरिया का परजीवी होता है, कौन सा? प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम में क्या होता है साथियों, बहुविखंडन होता है। इनमें क्या होती है साथियों, जो इनका जो केंद्रक होता है वो कई छोटे छोटे केंद्रकों में बढ़ जाता है और प्रत्येक केंद्रक उसका जीव द्रव्य दोनों मिलकर साथियों नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। साथियों, जैसे मान लीजिए आपको ये है प्लाज्मोडियम, और इसके अंदर ये केंद्रक है। तो साथियों ये केंद्रक क्या होता है, ये साथियों केंद्रक है जो टूटता है, कई भागों में टूटता है। जैसे मान लीजिए साथियों इसके आगे की संरचना ये हो गई, तो ये केंद्र कई भागों में टूटता है और इस प्रकार की स्पोरोजोइट अवस्था होती है और उसमें ये कई प्रकार के प्लाज्मोडियमों का कई प्रकार के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और इनसे प्रत्येक केंद्र से कई प्रकार के छोटे छोटे टुकड़ों से नया जीव उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की प्रक्रिया। बहु से आप नाम से भी समझ सकते हो, बहु यानी बहुत सारे विखंडन यानी एक जो जीव है वो बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर कई सारे जीवों का निर्माण कर लेता है। तो ये बहुविखंडन किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। इसमें केंद्रक होता है, कई छोटे छोटे केंद्रकों में टूट जाता है और उसके बाद में जैसे ये सारे केंद्रक है ना, वे सारे केंद्रक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं साथियों। तो ये हो गया। और इसके बाद में बात कर लेते हैं साथियों अपन किसमें, इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं साथियों तीसरा, कि जैसे द्विविखंडन हो गया, बहुविखंडन हो गया। इसके अलावा साथियों मुकुलन है। ये मुकुलन मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया होती है। कैसे होती है हाइड्रा में मुकुलन की क्रिया, कि हाइड्रा क्या करता है, अपने शरीर से एक उभार निकालता है। उभार मतलब एक अपने शरीर से एक नए उभार यानी एक तरह से एक नए भाग का निर्माण करता है और फिर वो नया भाग है वो नए जीव के रूप में उस पुराने वाले यानी मातृ जीव से अलग होकर
नई संतति के रूप में विकसित हो जाता है। मैंने आपको पहले चित्र से डायग्राम से इससे पहले वाली वीडियो में मुकुलन की क्रिया बताई थी हाइड्रा में। तो ये मुकुलन की क्रिया पाई जाती है हाइड्रा में, आपने सबने देखा होगा साथियों, है ना। मुकुलन की क्रिया है वो हाइड्रा में पाई जाती है। इसके अलावा साथियों आपने पढ़ा होगा पुनरुद्भवन। क्या? इसके अलावा आपने पढ़ा होगा पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है साथियों अपने अमीबा में पाई जाती है। अमीबा भी कई भागों में टूट जाता है ना। इसके अलावा प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया होती है ना। वो इसके अलावा जो तारा मछली यानी स्टारफिश होती है, तारा मछली क्या करती है? कई भागों में टूट जाती है। इसी प्रकार अमीबा में कई भागों में टूट जाता है, प्लेनेरिया कई भागों में टूट जाता है और पुनरुद्भवन की क्रिया से ये नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। तो साथियों ये अलैंगिक जनन की विद्या है द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन और पुनरुद्भवन। द्विविखंडन किन में पाया जाता है? एक कोशिकीय जीव है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बहुविखंडन किसमें पाया जाता है? प्लाज्मोडियम जैसे साथियों को मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, इसमें पाया जाता है बहुविखंडन। मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में और इसके अलावा पुनरुद्भवन पाया जाता है अमीबा, प्लेनेरिया और तारा मछली यानी जो स्टारफिश होती है वो टूट कर छोटी कई मछलियां बना लेती है, कई स्टारफिश बना लेती है साथियों। तो ये हो गई अलैंगिक जनन की क्रिया। इसमें क्या होता है? अलैंगिक जनन में याद रखना साथियों एक ही जीव नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही जीव होता है वो अपने शरीर से ही नए जीव का निर्माण कर लेता है, एक ही जीव। इसमें कभी भी निषेचन की क्रिया नहीं होती है, एक ही जीव के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है साथियों। इसके अलावा साथियों हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन के लिए भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था, इससे पहले बेसिक थोड़ा सा सामान्य जानकारी मैंने दे दी थी कि अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन में क्या होता है साथियों? इसमें क्या होता है साथियों? इसमें निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया कैसे होती है कि इसमें साथियों क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? नर और मादा में युग्मक जनन की क्रिया के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। सबसे पहले नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। सबसे पहले नर युग्मक और मादा युग्मक इनका निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? मैंने बताया था कि नर युग्मक का निर्माण नर के जो टेस्टिस भाग होता है वृषण में, उनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणु क्या है? एक नर युग्मक है। उसके अलावा मादा के जो अंडाणु है यानी जो अंडा से है वो अंडा से अंडाणु का निर्माण करते हैं और अंडाणु क्या है? अंडाणु एक मादा युग्मक है। तो ये नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु ये एक कोशिकीय कोशिकाएं होती है। शुक्राणु भी एक कोशिकीय है और अंडाणु भी एक कोशिकीय है। तो साथियों ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये संलयित होते हैं। संलयित यानी इनका मिलन होता है। तो ये संलयित होकर क्या होता है? ये संलयित की क्रिया के द्वारा इनमें निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन यानी जो शुक्राणु है वो अंडाणु में प्रवेश कर जाता है और इसका जो जीवद्रव्य और केंद्रक है ना, यानी शुक्राणु का जीवद्रव्य और केंद्रक है वो अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। मान लीजिए साथियों ये कोई अंडाणु है, ये अंडाणु है, इसे मान लीजिए ये अंडाणु है, इसमें केंद्रक है, ये अंडाणु था। तो इस अंडाणु के अंदर साथियों क्या होता है कि कोई शुक्राणु है वो ये शुक्राणु पुच्छ की सहायता से इस अंडाणु में साथियों क्या होता है कि इस अंडाणु की इस भित्ति को भेद कर इसके अंदर प्रवेश कर जाता है ना। यहाँ जब भेद प्रवेश कर जाएगा तो इस शुक्राणु का केंद्रक और जीवद्रव्य इस अंडाणु के अंदर आ जाता है और फिर बाद में क्या होता है? यहाँ से होती है साथियों निषेचन की क्रिया। इन दोनों का निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप सदैव युग्मनज का निर्माण होता है। ये इस चीज को याद रखना कि निषेचन की क्रिया के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे साथियों क्या बोलते हैं? जिसको साथियों बोलते हैं अपन जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो जाइगोट इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? जो युग्मक होते हैं वो निषेचन की क्रिया के द्वारा युग्मनज या जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं साथियों। ये बेसिकली जानकारी मैंने तो आपको बता दी थी। तो इसमें क्या होता है साथियों? नर और मादा युग्मक यानी नर और मादा के जो युग्मक है वो दोनों भाग लेते हैं। यानी इसमें दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, फीमेल और मेल की आवश्यकता पड़ती है, तभी लैंगिक जनन की क्रिया होती है। इसमें कभी भी एक जीव नहीं भाग लेता है, सिर्फ दोनों जीव भाग लेते हैं साथियों। तो इस प्रकार ये जनन की क्रिया है साथियों। इसके अलावा साथियों अपन बात कर लेते हैं
कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एक लिंगी और एक होते हैं द्विलिंगी। जीव क्या है, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एक लिंगी और एक होते हैं साथियों द्विलिंगी। एक होते हैं द्विलिंगी। नाम से पता लग रहा होगा साथियों आपको कि एक लिंगी का क्या मतलब हो सकता है और द्विलिंगी का क्या मतलब हो सकता है। एक लिंगी से मतलब हो गया साथियों जिनमें साथियों या तो वो नर हो या फिर वो मादा हो, यानी उनमें साथियों या तो नर पाए जाती है या तो वो नर होंगे या मादा होंगे, यानी उनमें एक ही लिंग पाया जाता है। और यानी जो उनकी जो साथियों उनका जेंडर होगा सेक्सुअल जेंडर, या तो वो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे साथियों, यानी कुल मिलाकर उनमें एक लिंग पाया जाता है। जबकि द्विलिंगी में नाम से पता लग रहा है कि उनमें द्विलिंगी यानी दो लिंग पाए जाते हैं। दो लिंग का मतलब होता है साथियों उनमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही पाए जाएंगे। नर जननांग और मादा जननांग ये दोनों ही उनमें उपस्थित रहते हैं। किनमें, द्विलिंगी में। द्विलिंगी में दो जननांग उपस्थित रहेंगे, नर जननांग और मादा जननांग, है ना। अब एक लिंगी में तो साथियों आप खुद ही समझ सकते हो मनुष्य क्या है, एक लिंगी है, यानी जब नर होगा तो उसके बाद साथियों क्या होता है साथियों, नर होगा तो वो भी एक लिंगी है और मादा होगी तो वो भी एक लिंगी है, यानी उनके पास खुद का अपना एक जेंडर होता है साथियों। इसके बाद में द्विलिंगी की बात करते हैं तो इसमें नर जननांग भी उपस्थित होते हैं और मादा जननांग भी उपस्थित होते हैं। अब इसका उदाहरण आप समझ सकते हो, जैसे साथियों इसका उदाहरण आप एक तो समझ सकते हो केंचुआ। इसके उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो केंचुआ क्या है, द्विलिंगी है। और इसके अलावा एक जीव और आता है जोंक, ये द्विलिंगी होता है। नर में साथियों केंचुए में साथियों नर जननांग भी होते हैं और मादा जननांग भी होते हैं, यानी इनमें शुक्राणु का निर्माण भी होता है और अंडाणु का निर्माण भी होता है। लेकिन कभी भी ये स्वनिषेचन नहीं करते हैं। स्वनिषेचन मतलब इनमें अगर नर जननांग खुद में उपस्थित है तो वे स्वयं से निषेचन की क्रिया नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि एक केंचुआ दूसरे केंचुए के संपर्क में आता है और उनमें फिर क्या होता है, उनमें क्या होता है साथियों, उनमें फिर निषेचन की क्रिया होती है और नए जीव का निर्माण होता है। यानी खुद में इनमें निषेचन नहीं होता है, वो इनमें दोनों जननांग उपस्थित होने के बाद भी केंचुआ कभी भी खुद के जननांगों से क्रिया करके कभी भी जीव की उत्पत्ति नहीं करता है। वो सदैव नर और मादा जननांगों के द्वारा खुद उत्पन्न नहीं करता है, दूसरे केंचुए के संपर्क में आकर बाद में निषेचन की क्रिया के बाद में नए जीव को उत्पन्न करता है साथियों। तो इस प्रकार एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव को आप समझ गए होंगे साथियों। इसके अलावा मैंने बताया था साथियों एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन तो वो होता है जो मादा शरीर के अंदर होता है। ऐसे जीव जिनमें जनन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है वो होते हैं साथियों उनको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। और ऐसे जीव जिनमें जनन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे बाह्य निषेचन किन में पाया जाता है, मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। मनुष्य उसमें आंतरिक निषेचन होता है क्योंकि मनुष्य में जो मादा होती है उस मादा के गर्भाशय में जीव की उत्पत्ति होती है, यानी भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण विकसित होता है और नए शिशु का जन्म होता है। इसी प्रकार साथियों आप समझ गए होंगे, ये बेसिकली मैंने आपको पहले भी बता दी थी साथियों। अब बात करते हैं साथियों, एक तो बात करते हैं साथियों युग्मक जनन या फिर जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं और एक होता है कि साथियों युग्मक जनन जनन कोशिकाएं साथियों। तो एक तो होती है मादा युग्मक जनन और एक होता है नर युग्मक जनन, यानी नर में जनन कोशिकाएं और मादा में जनन कोशिकाएं साथियों। तो इनमें क्या होता है साथियों, इनमें क्या होता है कि जो जननांगों के द्वारा मादा में मादा जननांगों के द्वारा मादा युग्म का अंडाणु का निर्माण होता है और नर में नर जननांग द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है साथियों। तो इस प्रकार ये क्रिया होती है साथियों। इसके अलावा साथियों अपन बात कर लेते हैं, इसके अलावा बात कर लेते हैं साथियों कि जो मादा युग्म अंडाणु होता है उसके परिपक्वन की क्रिया के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अंडाणु के परिपक्वन की क्रिया। तो साथियों इसमें क्या होता है कि जब कोई मादा भ्रूणावस्था में होती है, यानी जब कोई मादा होती है ना, तो वो भ्रूण अवस्था में होती है, यानी वो खुद जब उसका जन्म होने वाला है, किसी मादा का जन्म होने वाला है या किसी लड़की का जन्म होने वाला है, तो उसके अंडाशय में साथियों बहुत सारे अंडाणु पाए जाते हैं।
उसके अंडाशय में कई अंडाणु पाए जाते हैं, लेकिन साथियों ये होते हैं साथियों अविकसित होते हैं। कैसे होते हैं? ये अंडाणु अविकसित होते हैं और जब वो किसी लड़के का जन्म होता है तो उसके अंडाशय में कई प्रकार के या कई जो है वो अंडाणु अविकसित अवस्था में पाए जाते हैं। और जब उस लड़के का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद में साथियों क्या होता है, जब उसकी यौनावस्था या फिर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी यौनावस्था की या फिर उसमें जो रजोधर्म की क्रिया प्रारंभ होती है तो उसमें क्या होता है कि ये अंडाणु विकसित अवस्था में आ जाती हैं। कब? जब उसमें यौनावस्था यानी जब वो 12 से 13 साल की या 12 से 13 वर्ष की कोई महिला या कोई मादा हो जाती है तो उसके यौनावस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया के द्वारा ये अंडाणु होते हैं साथियों, वो विकसित हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी में आते हैं। और अगर इनमें निषेचन की क्रिया होती है तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये क्या होता है, ये अंडाणु होता है वो गर्भाशय की भित्तियों के साथ में टूटकर वो क्या होता है कि मादा के शरीर से बाहर आ जाता है साथियों। तो ये क्या होता है साथियों, ये अंडाणु में बनने की और उसके निषेचन की क्रिया में ये प्रोसेस होती है साथियों। इसके अलावा साथियों अपन और बात कर लेते हैं कि यदि बात करते हैं, प्रश्न ऐसे बन सकता है साथियों कि मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों मादा में निषेचन की क्रिया साथियों होती है फ्लूपियन ट्यूब में। कहाँ होती है? फ्लूपियन ट्यूब। फ्लूपियन ट्यूब या जिसे साथियों कहते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। जब अंडाणु निकलता है तो वो अंडवाहिनी में आ जाता है। अंडवाहिनी में अगर निषेचन की क्रिया होती है तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और अगर नहीं होती है तो साथियों मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया के द्वारा अंडाणु है वो शरीर से बाहर आ जाता है साथियों। तो ये होता है साथियों। तो ये इस चीज को समझाने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाने के लिए मैंने आपको ये प्रोसेस को बताई थी साथियों। तो दो प्रकार के चक्कर है वो मादाओं में पाए जाते हैं, यानी जो जीव है कशेरुकी, इनमें दो प्रकार के चक्कर होते हैं। एक तो होता है रज चक्कर, तो होता है रज चक्र, या इसको बोलते हैं साथियों रज्जुधर्म, है ना। और एक होता है साथियों मध्य चक्र, एक होता है मध्य चक्र, जो साथियों किन में पाया जाता है, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है और बकरी है, इनमें पाया जाता है साथियों मध्य चक्र। रज चक्कर क्या होता है साथियों, रजोदर्शन या रजोधर्म की, या जिसको रजोदर्शन भी कह सकते हैं, कि जब कोई मादा या महिला 12 से 13 वर्ष की हो जाती है तो उसके अंडाशय द्वारा अंडाणु का परिपक्वन होता है, और वो अंडाणु क्या करता है, अंडवाहिनी में आता है। और अंडवाहिनी में आने के बाद में साथियों, अंडवाहिनी में आने के बाद में अगर निषेचन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु पहुंचकर उसको भेद देता है तो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो वो अंडाणु क्या करता है, रज्जोधर्म की क्रिया के द्वारा प्रत्येक महीने, प्रतिमाह है वो क्या होता है साथियों, प्रतिमाह क्या होता है, मादा शरीर से बाहर निकलता है साथियों। तो इसको रजोदर्शन की क्रिया या रजोधर्म भी बोलते हैं। और ये पहले बार होता है साथियों लगभग 12 से 13 वर्ष या 11 से 12 वर्ष की उम्र में होता है। और इसके लास्ट इसकी रजोधर्म, इसको तो रजोधर्म या रजोदर्शन कहते हैं। और जब इसको बोलते हैं साथियों रज्जो दर्शन, और जब इसकी समाप्ति का समय होता है तो उसको बोलते हैं साथियों रज्जो निवर्ती। क्या बोलते हैं? रज्जो निवर्ती। रज्जो निवर्ती, रज्जो निवर्ती मतलब होता है कि उसका जो अब उसके अंडाणु में, उसके अंडाशय में अंडाणु नहीं बनेंगे, तो वो होती है साथियों 45 से लेकर 50 वर्ष की जब कोई महिला या मादा हो जाती है तो उसके अंडाशय में अंडाणु नहीं बनते हैं। और उसके बाद में साथियों उसके ये जो इस क्रिया को बोलते हैं साथियों रज्जो निवर्ती साथियों। और ये प्रतिमाह होने वाली क्रिया होती है साथियों। और पहली बार जब होती है तो उसको रजोदर्शन कहते हैं, और अंतिम बार जब ये क्रिया होती है तो उसको रज्जो निवर्ती कहते हैं साथियों। तो ये साथियों जैसे कि मानव में मादा होती है, मानव मादा होती है तो साथियों उसमें ये क्रिया पाई जाती है, कौन सी? रज्जो
द्रव्य रजो दर्शन की क्रिया जिसे रज चक्र कहते हैं। और मध चक्र साथियों इनमें पाया जाता है किनमें, जैसे पशु है, जीव जंतु जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, इनमें क्या होता है एक निश्चित ऋतु में साथियों इनमें एक निश्चित ऋतु में साथियों निषेचन की क्रिया होती है। साथियों एक निश्चित ऋतु में इनमें क्या होता है कि इनके अंडाशय के द्वारा अंडाणु बाहर निकलता है और वही क्रिया उसकी क्रिया के द्वारा यानी शुक्राणु अंडाणु को भेज देता है, तो उसमें निषेचन की क्रिया के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या होता है एक निश्चित ऋतु में होता है, यानी एक निश्चित ऋतु में होता है। जबकि ये रज चक्र है वो एक प्रतिमाह होने वाली क्रिया है और ये जो जीवों में यानी पशुओं में पाई जाने वाली क्रिया है जो कि निश्चित ऋतु में होता है साथियों। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे साथियों। तो ये है रजोदर्शन जिसको रज चक्र भी कहते हैं, और ये है मध चक्र और रज चक्र आप समझ गए होंगे साथियों। इसके अलावा साथियों अपन बात कर लेते हैं कि जैसे अंडाणु का निर्माण होता है तो कैसे होता है अंडाणु का निर्माण। अंडाणु का निर्माण कैसे होता है कि जैसे कोई मादा है वो 13 से 14 वर्ष की हो जाती है तो उसका अंडाणु का परिपक्वन कैसे होता है, अंडाणु परिपक्वन क्रिया को समझ लेते हैं कि साथियों मान लीजिए ये कोई अंडा है, ये अविकसित अवस्था में, किस अवस्था में है, अविकसित अवस्था में, है ना। यह अंडाणु अविकसित अवस्था में होता है और इसमें क्या होता है साथियों, इस अंडाणु में फिर गुणन प्रावस्था होती है। कौन सी गुणन प्रावस्था होती है और ये थोड़ा सा विकसित अवस्था में आ जाता है साथियों। कैसा, थोड़ा सा विकसित अवस्था में हो जाता है साथियों। क्या अंडाणु है सबसे पहले है वो अल्प अविकसित अवस्था में होता है साथियों, फिर उसमें गुणन प्रावस्था के द्वारा ये थोड़ा विकसित हो जाता है साथियों। और गुणन प्रावस्था के बाद में साथियों इसमें होती है साथियों वर्धी प्रावस्था। कौन सी, वर्धी प्रावस्था। वर्धी प्रावस्था के बाद में साथियों ये क्या करता है कि अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है, एक अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है साथियों, है ना। इसको वर्धी प्रावस्था कहते हैं। और इस वर्धी प्रावस्था को साथियों इसमें क्या होता है कि इसमें जो अंडा है थोड़ा सा विकसित हो जाता है और विकसित होकर वर्धी प्रावस्था के द्वारा ये प्राथमिक प्रावस्था में परिवर्तित हो जाता है ना। अंडाणु अविकसित है, गुणन प्रावस्था से जाएगा साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा विकसित हो जाएगा, उसके बाद फिर वर्धी अवस्था से प्राप्त आके साथियों यहाँ आता है। उसके बाद में ये प्राथमिक प्रावस्था आ जाती है साथियों, इसको साथियों प्राथमिक प्रावस्था कहते हैं। उसके बाद में साथियों ये क्या होता है, इससे ज्यादा अगली प्रावस्था में ये परिपक्व होकर साथियों द्वितीय प्रावस्था में जाता है। द्वितीय प्रावस्था, इससे ज्यादा अंतिम रूप से ये पूरा जब अंडाणु है वो पूरा विकसित हो जाता है, तो इस प्रकार पूरा अंडाणु विकसित हो जाता है तो उसे तृतीयक प्रावस्था कहते हैं। कौन सी, तृतीयक प्रावस्था कहते हैं साथियों। तो इस प्रकार अंडाणु में गुणन फिर वर्धी प्रावस्था, फिर प्राथमिक प्रावस्था, फिर वर्धित प्रावस्था और फिर तृतीय प्रावस्था, इस प्रकार एक अंडाणु का निर्माण होता है। और उसके बाद में अगर उसमें निषेचन की क्रिया हो जाती है तो उसमें नई जीव की उत्पत्ति होती है। और अगर नहीं होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया के द्वारा क्या होता है, रजोदर्शन की क्रिया के द्वारा वो मादा शरीर के बाहर आ जाता है साथियों। तो इस प्रकार ये क्रिया होती है साथियों। तो ये क्वेश्चन है साथियों जो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो थोड़ा सा इसको आप याद रख लेना साथियों। और इसके अलावा मैंने आपको नर जननांग की जो प्राथमिक जननांग और मादा जननांग के प्राथमिक जननांग है उनके बारे में बता दिया था। नर के प्राथमिक जननांग कौन से होते हैं, नर में तो होते हैं साथियों वृषण, और मादा में प्राथमिक जननांग होते हैं साथियों क्या होते हैं, अंडाशय। क्या होते हैं, अंडाशय। सही है, ये है नर और मादा में प्राथमिक जननांग साथियों। ये क्या करते हैं, ये नरमेदितीय लैंगिक लक्षणों इनके द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। जो नरमेदितीय लैंगिक लक्षणों विकास में सहायक होते हैं, मादा के द्वारा इनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है साथियों, टेस्टोस्टेरोन। नर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। और मादा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मादा में साथियों इस टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोजन भी कहते हैं। और मादा में साथियों कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये हार्मोन है वो अंडाणु के द्वारा स्रावित होते हैं।
यानी जो अंडाशय का अंडाणु है, अंडाणु के द्वारा साथियों, अंडाशय के द्वारा अंडाणु निकलता है और उसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होते हैं। और वर्षण में नर में साथियों द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी नर के द्वारा टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और मादा के द्वारा प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्रावित होता है साथियों। और इसके अलावा साथियों क्या होता है कि जब मादा में भ्रूण है वो गर्भाशय में होता है, उस समय साथियों क्या होता है कि ये एक विकसित है वो लेयर के द्वारा अपने पोषण प्राप्त करता है और उसको बोलते हैं साथियों प्लेसेंटा। प्लेसेंटा उसको बोलते हैं साथियों प्लेसेंटा, उसको बोलते हैं साथियों अपन प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा इसके द्वारा भ्रूण है वो सदैव माता के गर्भाशय में क्या करता है कि इसमें साथियों ये गर्भाशय में विभिन्न प्रकार के पोषण प्राप्त करता है। जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो वो प्लेसेंटा के द्वारा माता के शरीर में रहकर वो पोषण प्राप्त करता है। तो वो किसके द्वारा पोषण प्राप्त करता है? वो प्लेसेंटा के द्वारा पोषण प्राप्त करता है साथियों। तो साथियों थोड़ा बहुत मैंने आपको आज की क्लास में थोड़ा सा जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है साथियों। अपन कल लास्ट सेशन लेकर आएंगे जिसमें इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर लेंगे साथियों। तो साथियों कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों। मिलते हैं साथियों कल नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।